बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अमरीका में तारीख रकम हो गई। पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल करने वाले ज़ोहरान ममदानी बिलाखिर न्यूयॉर्क सिटी के पहले मुसलमान मेयर मुंतखब हुए हैं। उनका मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर और आज़ाद उम्मीदवार एंड्रयू क्यूमो से था। न्यूयॉर्क मेयर के इलेक्शन में 2001 में जो मेयर के इलेक्शन हुए, उसके बाद इंतखाबात में सबसे ज़्यादा इस दफ़ा टर्न आउट रिकॉर्ड किया गया। पोलिंग स्टेशंस की अगर बात करें तो शहरियों की बड़ी तादाद वहाँ पर भी मौजूद रही। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त वायरल है मेयर का इंतखाब जीतने के बाद उनका पहला खिताब, जिसमें उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं, मैं एक मुसलमान और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हूँ। 1 जनवरी 2026 से हम एक ऐसी शहरी हुकूमत बनाएंगे जो सबके लिए फ़ायदेमंद होगी। इसी तमाम तर सूरत हाल से मुतल्लिक एक्सपर्ट्स के लिए आज का पहला और बड़ा सवाल इसी से मुतल्लिक होगा। पैनल में शामिल हैं अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, नवीद हुसैन साहब, इलियास साहब और खालिद कयूम साहब पैनल का हिस्सा हैं। नवीद साहब, आपसे आगाज़ कर रही हूँ, चूँकि अब जिस तरह ट्रंप की मुखालफत के बावजूद ज़ोहरान ममदानी की एक तो जीत कैसे मुमकिन हुई, इस पर बात कीजिएगा, और दूसरा ख़ास तौर पर अगर उनकी जीत को देखा जाए तो न्यूयॉर्क की सियासत के हवाले से अगर बात किया जाए तो क्या असर डालेगी? जी नवीद साहब। दुआ देखें, मेरे ख्याल में ये मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 नवीद साहब बात कीजिए। देखें दुआ, यहाँ पे मेरे ख्याल में ये अमेरिका में जमहूरियत की जीत है। ये ज़ोहरान की जो इलेक्टोरल विक्ट्री है, ये अमेरिकी जमहूरियत की जो है ये कामयाबी है कि पहली दफ़ा आप देखें कि डोनाल्ड ट्रंप यानी सदर जो है वो रिपब्लिकन है और एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, वो अपने आप को सोशलिस्ट कहता है, कि वो जो है वो न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बनता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन से पहले उन्होंने खुल्लम खुल्ला जो ज़ोहरान ममदानी के जो मद्दे मुकाबिल थे एंड्रयू क्यूमो, उनकी खुल्लम खुल्ला जो है वो उन्होंने उसकी सपोर्ट की थी और कहा था कि लोग इसको वोट दें, और इसको ज़ोहरान को जो है कम्युनिस्ट कहा था और सोशलिस्ट कहा था और अजीब अजीब तरह, और फिर यहाँ तक कि उन्होंने जो है वो धमकियां भी लगाई थी कि अगर ये इलेक्शन जीतता है तो फेडरल फंडिंग जो है वो न्यूयॉर्क स्टेट को जो है वो बंद कर दी जाएगी। तो मेरे ख्याल में इस तमाम तर उसके बावजूद, क्योंकि एक तरफ तो हमारे पाकिस्तान की जमहूरियत है जहाँ पे सेंटर में जो रूलिंग पार्टी है, कोई भी जो है वो बाय इलेक्शन होगा तो वो उसी पार्टी के लोग जो है जीतेंगे, और दूसरी तरफ यहाँ पे ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन सदर हैं और जो है एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो है वो जो है वो न्यूयॉर्क का मेयर बनता है। तो ये एक तरह से मैं कह रहा हूँ कि ये जीत है अमेरिकी डेमोक्रेसी की। और फिर मैं एक और बात कहूँगा कि ये अमेरिकी सोसाइटी के प्लूरलिज्म की जीत है, यानी ये एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। उन्होंने ज़ोहरान ने एक बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि जी मैं बिलोंग करता हूं कम्युनिटी ऑफ कलर से, यानी जो नॉन नेटिव अमेरिकन है, मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, मैं एक मुसलमान हूं, मैं साउथ एशियन जो है मेरा ओरिजिन है, और मुझे इन सारी चीज़ों के ऊपर फख्र है। और देखें ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, क्योंकि एंड्रयू जो इसके मुकाबले में जो अपनी कैंपेन लेके चल रहे थे, तो उन्होंने ज़्यादातर जो है वो इस्लामोफोबिया के ऊपर फोकस किया हुआ था। उन्होंने ज़्यादातर जो है वो ट्रंप के ऊपर, जैसे ऑब्वियसली जो ट्रंप की मेंटालिटी है वही वाली उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस किया हुआ था। लेकिन जो ज़ोहरान है, उन्होंने यानी उनकी कैंपेन देखे ना, कितनी कलरफुल कैंपेन वो लेके चल रहे थे। उन्होंने जितना इफेक्टिव तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया को जिस तरह से यूज किया, टिकटॉक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर किस तरह से रीच आउट किया। और आपने अपने इंट्रो में बड़े मजे की बात की कि जो टर्न आउट था अब वो टर्न आउट क्यों ज्यादा था कि फर्स्ट टाइम वोटर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में निकले और उन्होंने मोबिलाइज किया। उन्होंने जो कम्युनिटी ऑफ कलर्स हैं न्यूयॉर्क के अंदर, उनको रीच आउट किया, उन तक गए। हम देख रहे थे कि उनकी वो छोटी छोटी वीडियोस जो है वो डाल रहे थे, किस तरह से वो टैक्सी ड्राइवर्स के साथ जा रहे हैं, किस तरह से, और फिर एक सोशलिस्ट एजेंडा को वो लेके चले। यानी आप देखें ना, उन्होंने ये रेंट की बात की, यानी वो चीजें जिनको आम लोग रिलेट कर पा रहे हैं उनको लेके वो चले, और शायद यही उनकी जो है वो कामयाबी का सबब बनी। अब आगे कहा जा रहा है, वो ट्रंप ने जो इनकी जीत के बाद जो ट्वीट किया, क्योंकि पहले तो वो थ्रेटन कर चुके थे कि जी मैं
फंडिंग बंद कर दूंगा। और जैसे ही इन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा कि अब जो है ना वो वॉल्यूम बुलंद कर लेना चाहिए, और दूसरी तरफ से ट्रंप की तरफ से ये आया कि जी अब जो है वो गेम ऑन हो गई है, अब शुरू हो गया है मामला। तो एक वो तो है कि ट्रंप के सदर होने के नाते उनके पास इख्तियारात हैं, वो अपनी कोशिश करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ऐसी प्रोटेक्शन मौजूद हैं कि वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज उससे ना हो सके। लेकिन एक चीज़ जो इसका जैसे मैंने कहा कि ओरिजिन इसका साउथ एशियन है। मेरा नॉयर का जो इंडियन की फिल्म साज हैं, और इसी वजह से मेरे ख्याल में इंडिया के मीडिया में भी बड़ा सेलिब्रेट किया जा रहा है। उनके साहबजादे हैं, और लोग के जो पले बड़े जो हैं वो युगांडा में हैं। तो एक ऐसा शख्स, मैं कह रहा हूं, मैं ये कहूंगा कि अमरीकी जमहूरियत की जीत है, अमरीकी सोसाइटी के प्लूरलिज्म की जीत है, और एक ऐसे मौके पे जबकि सारे यूरोप में राइट विंग की सियासत जो है वो परवान चढ़ रही है। दूसरी तरफ यहाँ पे न्यूयॉर्क में हम देख रहे हैं कि एक डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट जो है, जो सोशलिस्ट एजेंडा को प्रमोट कर रहा है, वो इलेक्शन जीतता है। तो इसका मतलब यह है, क्योंकि उन्होंने वही उनकी बात की, ओलिगार्क की, जिनको बिलियनर्स कहा जाता है अमेरिका में, कि उनको टैक्स करने की, कॉर्पोरेट सेक्टर को टैक्स करने की बात की उन्होंने, आम लोगों को वो एजेंडा लेके। तो मेरे ख्याल में मैं ये कहूंगा कि जोहरान ममदानी की जो जीत है एक ऐसे वक्त जबकि इवन ट्रंप खुद जो है वो राइट विंग की पॉलिटिक्स करता है, उसमें इस तरह का सोशलिस्ट एजेंडा लेके आने वाले की जीत जो है, इससे ये लगता है कि उम्मीद अब भी बाकी है। उम्मीद अब भी, अयाज साहब, उम्मीद अभी बाकी है, नो डाउट। बड़ी अच्छी कैंपेन, और उसके बाद जो टर्न आउट रहा, खासतौर पर जो विक्ट्री स्पीच थी, सब कुछ ही बड़ा इम्प्रेसिव रहा। ज़ाहिर ट्रंप की मुखालफत के बावजूद ये जीत, आप इसको आगे कैसे इम्पैक्ट देख रहे हैं, खासतौर पर अगर न्यूयॉर्क की सियासत पर बात की जाए, और जिस तरह से ये आवाज़ के एक आम आदमी की वो आवाज़ बने हैं, सोशलिस्ट हैं, लोगों की उन्होंने बात की है, लोगों में जाकर उन्होंने कैंपेन किया, तो आपको लगता है कि इसका लॉन्ग रन फायदा होगा? देखिए, न्यूयॉर्क की सियासत से भी इसको मैं आगे देख रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से कैंपेन चलाई है जोहरान ममदानी ने, और अमेरिका में आपको पता है कि सोशलिस्ट होना, ज़ाहिर है कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ एक पूरी सर्द जंग रही है, स्पेशली अमरीकियों की। तो वहाँ तो ये तसव्वुर करना कि कोई सोशलिस्ट कामयाब हो जाएगा, ये इट्सेल्फ बहुत बड़ी कामयाबी है। और जो वादे करके आए हैं जोहरान ममदानी, वो अगर पूरे करने में किसी हद तक कामयाब हो गए, तो ये आपको डेमोक्रेटिक फ्यूचर प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी बन सकते हैं जोहरान ममदानी, जिस तरह से उन्होंने ये मतलब फ्रॉम नोवेयर टू एवरीवेयर, कुछ भी नहीं था ना जब उन्होंने स्टार्ट किया था, तो वो थे ही नहीं कहीं। और वो जो ट्रंप, आप अंदाजा करें, दी ऑल पावरफुल ट्रंप, जिनसे पूरी दुनिया के हुक्मरान डरते हैं, उनसे न्यूयॉर्क का वोटर नहीं डरा। वो दूसरे डेमोक्रेटिक उम्मीदवार को ही सपोर्ट कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि वो गोरा है, और ये ज़ाहिर है मुसलमान भी और फिर गोरा भी नहीं है, वो मतलब रंग उसका वो गोरा नहीं है, चूंकि वैसे भी गोरा नहीं है। हाँ, वो जाहिर है वो गोरे को सपोर्ट करना मजबूरी थी ट्रंप की। और मतलब न्यूयॉर्क को आप ये समझें कि वो मुआशी कैपिटल है, पूरी दुनिया का दारुल हुकूमत है। जिस तरह से लंदन में भी अब आपको नज़र आ रहा है, वो भी एक सोशलिस्ट मेयर है वहाँ, सादिक खान, और लंदन को आप यूरोप का कैपिटल कह सकते हैं उस हवाले से। तो ये दो बड़े कैपिटल्स में आप समझें कि दो मुसलमान, दोनों एक पाकिस्तान ओरिजिन से है और एक इंडियन ओरिजिन से है, वो उनका आके बैठ जाना ये बहुत बड़ी बात है। नॉर्मली हमारी गवर्नमेंट्स इस तरह की विक्ट्री पे मुबारक दिया करती हैं, मुबारकबाद दिया करती हैं, लेकिन यहाँ मेरा नहीं ख्याल कि मेरे प्राइम मिनिस्टर मुबारक देंगे। बिलावल साहब ने तो दे दी, उसकी वजह ये है कि वो उन्हें ये ख़तरा होगा कि उनके दी ग्रेट डोनाल्ड ट्रंप नाराज़ हो जाएंगे अगर जोहरान ममदानी को मुबारक दी गई। लेकिन ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है, मतलब थोड़ा सा वो उनकी वो जो कैंपेन थी उसमें मुझे वो पीपल्स पार्टी का रंग भी नज़र आया, रोटी कपड़ा और मकान, और साथ उन्होंने मुफ्त बसों का सफ़र भी डाला था उसमें कि ये वो काम करने जा रहे हैं। जितनी ज़्यादा रीच घरों तक इस दफ़ा हुई है
वो नहीं हुई इससे पहले, जो आप रीज़न वो आपको समझ आना चाहिए। फिर उनके वालिद प्रोफेसर, एक पढ़ी लिखी फैमिली से, वालदा उनकी मीरा नायर, बहुत बड़ी फिल्म मेकर जिन्होंने बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों के लिए फिल्म्स बनाई हैं, और हॉलीवुड के लिए उनकी फिल्म्स का खासा ये रहा है कि उन्होंने वो अनकॉमन लोगों को लेके, ज़्यादा एक्टर्स को लेके उन्होंने फिल्में बनाई हैं। जिस तरह से इनको कोई नहीं जान रहा था उससे पहले, जब इन्होंने कैंपेन शुरू की थी ये सबसे पीछे थे, तो इनकी वालदा, फिर ये खुद रैपर हैं, अली सेठी, नजीम सेठी साहब के जो साहबजादे हैं, सिंगर हैं, उनके साथ भी ये काम किया हुआ है। फिर इन्होंने एक और इनका बड़ा इलायची वाला के नाम से मशहूर हुए थे, वो एक रैप सॉन्ग था इनका। और फिर इवन यहूदियों ने इनका साथ दिया। इजरायली गवर्नमेंट के वजीर इनके खिलाफ थे, वो उनके खिलाफ बयान दे रहे थे, लेकिन वहाँ की जो यहूदी कम्युनिटी है वो ज़ोहरान ममदानी को सपोर्ट कर रही थी और उन्होंने वोट भी किया। उसकी वजह ये कि बात वही होती है कि जब किसी मजहब की और उसकी आप बात करते हैं तो आप ज़ायनिज़्म की बात करते हैं ना, वहाँ जो वो जो रूलिंग एलीट है आप उसके खिलाफ है ना। आम लोग तो हमारे जैसे ही होते हैं ना पूरी दुनिया में। तो इसलिए ट्रंप साहब के लिए ये बहुत बड़ी शिकस्त है, शर्मिंदगी का बायस है, लेकिन जाहिर है वो शर्मिंदा तो होना उन्होंने सीखा नहीं है। वो जाएंगे, लड़ाई करेंगे, और इस लड़ाई में अगर किसी को फायदा होगा तो ज़ोहरान ममदानी को है। और अगर वो अपने वादों पे वो पूरा उतर सके जो उन्होंने वो किए कैंपेन के दौरान, तो न्यूयॉर्क का तो फायदा होना ही होना है। उनको क्वाइट पॉसिबल है कि अमेरिका को एक फ्यूचर साउथ एशियन ओरिजिन का एक प्रेसिडेंट, एक मुसलमान प्रेसिडेंट मिल जाए। ये बहुत बड़ी बात होगी। जी आमिर साहब। बिल्कुल जी, ट्रंप साहब ने इन्हें कम्युनिस्ट करार दिया, और जाहिर है वो सरमायादारों के आपस में मुकाबले के बीच में एक सोशलिस्ट का आना और रोटी कपड़ा मकान फ्री बस और ये नारे लगाना। आपको पता है कि फिर सारे बिलियनर्स, जो नवीद साहब ने भी बात की, अयाज साहब ने भी की, वो द ग्रेट की बात की ट्रंप में, तो हमारे ग्रेट इमरान खान ने भी एक गोरे की जाके अपने साबका बरादर निस्बती की खुल्लम खुल्ला हमायत की थी पाकिस्तानी नज़ाद सादिक के मुकाबले में, और वो बुरी तरह शिकस्त खा गए थे, क्योंकि वो भी आम आदमी के लिए बात कर रहे थे, एलीट क्लास के लिए नहीं कर रहे थे। यहाँ पे तो वो गम खाया जाता है ना बैठ के आम आदमी का, लेकिन जब अपनी असल फिक्र दिखानी होती है तो सब एलीट क्लास वहीं एलीट क्लास के साथ जाके खड़ी हो जाती है। इसीलिए यहाँ पे बातें शातें चलती हैं, कामयाबी नहीं होती। बहरहाल अब जब मैं न्यूयॉर्क गया था और मैं लोगों से मिला, हमारे दोस्त हैं खावर बेग, उन्होंने ना सिर्फ इसके जीतने की पेशीन गोई, बल्कि जो अगले नवंबर में मिड टर्म होने जा रहे हैं, उन्होंने कहा कि ट्रंप को ओवरऑल पूरी दुनिया के जो मुसलमान अमेरिका में मौजूद हैं, मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए, सब ने जो बाइडन के मुकाबले में, उनकी पार्टी के मुकाबले में इसलिए हमायत की कि ये इसराइल के साथ बराह रास्त फ़लस्तीन के ऊपर जो मज़ालिम हो रहे थे उसमें जो बाइडन इन्वॉल्व थे। तो लोगों ने कहा कि चलो कम से कम अब ये आएगा, कुछ शायद हम बात करें तो दें। लेकिन वो जो आए और जो कुछ उन्होंने काम किए, तो वो जो डायस्पोरा पूरी दुनिया में मुसलमानों का आप कह लें ना, पाकिस्तानी तो नहीं सिर्फ, वो सारे के सारे बदजन हो चुके हुए हैं ट्रंप की पॉलिसियों से। बेशक वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, मारधार करते हैं, वो कहते हैं ना वड्डा आया है, ये सारे वो गल्फ से भी पैसे समेट के ले गए, 1000 अरब तुम दो डॉलर, 600 अरब डॉलर तुम दो, गिफ्ट भी लिए, सब कुछ किया। लेकिन अमेरिका में तो कारोबार खराब हो गया लोगों का। जो ड्यूटी लग रही है ना, जितनी भी वो आप अच्छी बात कहें कि उनके खजाने में आ रहा है, लेकिन आम दुकानदार से लेके जो भी बंदा है ना, उसके और खरीदार दोनों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि चीजें महंगी आ रही हैं वहां पे और उसका इंपैक्ट बनता नजर आ रहा है। ये इलेक्शन जो उन्होंने बहुत छोटी छोटी सी वीडियोस बना के आम आदमी को उसकी जुबान में उसके मसाइल के ऊपर बात की, उसकी बुनियादी जीत की वजह वो बनी, और लोगों का गुस्सा कि ट्रंप ने उन्हें कुछ कहा था और किया कुछ। तो ये वो चीजें मिलके बनती है। और जाहिर है दुनिया में इसी तरह इनकलाब भी आते हैं, इसी तरह बात होती है कि जो लोग अपने मकासद में सच्चे होते हैं, उसने कोई परवाह नहीं की कि सदर ट्रंप क्या धमकी दे रहे हैं, वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को छोड़ के दूसरे उम्मीदवार की तरफ चल पड़े कि किसी तरह लोगों पे इंपैक्ट हो। तो लोगों ने अपना फैसला किया, और बिल्कुल ठीक बात है कि वहां फैसले हमारी तरह बदले नहीं जाते, इसमें भी कोई शक नहीं है। वहां पे एक ही दफा बदला गया, और वो भी सदर ट्रंप की उस गेम पे आके बदला गया कि भाई कौन जीता कौन आ रहा। ये मुतनाज़ा लोग आते हैं, हमेशा से यही काम करते हैं, वो जीतते हैं हारते हैं। बहरहाल एक इम्पैक्ट दुनिया पे भी आएगा कि लोग आम आदमी के लिए बात करेंगे, ठीक तरीके से करेंगे तो नताइज भी निकलते हैं। जी इलियास साहब। देखिए
ज़ोहरान ममदानी ने जो भी किया, जो भी उनका बोल्ड स्टेप था, जो भी है कि वो बात आम आदमी की करते रहे। और इसके बाद सबसे बड़ी बात है कि ट्रंप के ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ भी उठाई और जिस तरह बात की उन्होंने फियरलेस होके जो है कि वो अपनी कम्युनिटी के जी वो इमिग्रेंट हैं और इस चीज़ को बताते रहे। और इस वजह से सबसे बड़ी बात है कि लोगों ने बढ़ चढ़ के जो हिस्सा लिया और जिस तरह लोगों में देखना पहली दफ़ा देखने में आया कि एक ऐसे बंदे के लिए कर रहे थे कि लोग सारे के अपना मुंतखब करना चाह रहे थे मेयर, और लोगों की एफर्ट शामिल थी उसमें कि उसमें बीच में उनको शामिल किया जाए सोशलिस्ट होने की वजह से, ताकि एक आम आदमी भी सब ने बढ़ के हिस्सा लिया। और एक बड़े अरसे के बाद ऐसे इलेक्शन देखे गए जिस तरह के पाकिस्तान में देखे जाते हैं इलेक्शन में। तो इसलिए ज़ाहिर है उनको पता है कि फिर जिस तरह उन्होंने तकरीर भी की और उन्होंने फ़लस्तीन की भी हमायत की, जिस तरह बातचीत करते रहे, तो उसके फिर ज़ाहिर असरात तो इस तरह बिल्कुल आने थे बिल्कुल। और बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल बोल्डली जिस तरह बातचीत की है, तो अगरचे फंड वगैरह उनके किस तरह बंद कर सकते हैं। तो ज़ाहिर एक ट्रंप को एक ऐसी अपोजिशन मिली है कि जी जो बड़ी जीत के बाद उसको ये अपने ही न्यूयॉर्क में मेयर की जानब से शिकस्त का जो सामना करना पड़ा, एक धचका है उसके लिए। लेकिन वो देखें अब क्या उसको टफ टाइम देते हैं कि मेयर को किस तरह काम कर। तो जाहिर है इनकी इस बात की वजह से आवाम जो है उनके खिलाफ जो उनकी अपनी जो आ रही है, तो एक रेसिस्ट होने की वजह से कि जी उन्होंने एक ऐसे जो सफ़ेद फार्म जो इंतहा पसंद है उनके खिलाफ एक मुहिम जो पहली दफ़ा इसने खड़ी की है, जिसकी वजह से लोग निकले, उनका साथ दिया है। तो ये आप देख लें एक डिफरेंस नज़र आया है कि उनके बीच में। और जो उन्होंने पॉलिसी जो कहा था ट्रंप ने कि नहीं उन पर इम्प्लीमेंट किया, जिस तरह बातचीत करने के, तो लोगों को रिएक्शन आना शुरू हो गया। और उसके पहली दफ़ा जो है कि उनको इस तरह बड़ा धचका जो लगा है, उसके बाद देखें उसके वो अब जो मर्जी वो कहें, जितना वो बोलेंगे उसके अगेंस्ट उनके बात जाएगी। तो इसके लिए वो देखें उनको या तो पॉलिसी अपनी बदलनी नरम करनी पड़ेगी या फिर उनके साथ हाथ मिलाना पड़ेगा। ठीक है जी, पॉइंट आपका आ गया। अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं नाज़रीन। दुआ छोटी सी बात करनी है, एक मिनट। जी आमिर साहब क्विकली, क्योंकि मैं ब्रेक पे जा रही थी जी। हाँ, मुझे हमारे सुनने वालों ने भेजा है आइन का, प्रेसिडेंसी का, कि जो पैदाइशी नहीं है ना वो सदर नहीं बन सकता। यानी युगांडा का पैदाइशी जो बंदा है वो वहाँ अमेरिका का सदर नहीं बन सकता। ठीक है जी, चलो तो फारग हो जाना। चलिए ब्रेक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे। 27वीं तरमीम के हवाले से जो अब तक की डेवलपमेंट है उस पर बात करेंगे कि ये ऊंट अब किस करवट बैठेगा। ब्रेक के बाद आप लोग 27वीं के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं की तैयारी पर खड़ा हूँ। देखिए नंबर्स के ऊपर तो कोई कबात नहीं है। नंबर्स आपको भी अगर किसी चीज़ के लिए चाहिए तो हम आपको फराम कर देंगे किसी फोरम में। 18वीं तरमीम को कोई रोल बैक नहीं किया जा रहा, उसकी एहसास के तहत कोई जो 2000 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट देती है तो नजरसानी हो जाती है कंसेंसस के साथ, उसमें भी कोई कबात नहीं है। फ्राइडे को इजलास है, जरूरत पड़ी सैटरडे को बुला लेंगे और जरूरत पड़ेगी तो संडे को बुला लेंगे। जो इबाम है किसी की चीज़ के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर, उसके अंदर फ्लाइट ऑन बोर्ड है। नाज़रीन 27वीं आईनी तरमीम का मुस्तविदा 7 नवंबर को सेनेट इजलास में पेश किए जाने का इम्कान है। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया है कि हुकूमत आईनी तरमीम ला रही है और लाएगी। पीपल्स पार्टी और हम एक पॉइंट पर पहुँचे हैं और अब दीगर इत्तेहादियों को लाएंगे। 27वीं तरमीम के लिए सियासी जमातों के दरमियान मुशावरत का अमल भी जारी है। सेनेटर फैसल वावडा सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान से इस हवाले से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह गए और जब मुलाकात के बाद मीडिया से उन्होंने बात की तो उन्होंने कहा कि नंबर्स पूरे हैं। फजल रहमान के साथ नंबर्स की बात नहीं की। मौलाना फजल रहमान तरमीम के मामलात को देखेंगे, समझेंगे। आप 27वीं के लिए बेताब है, मैं 28वीं तरमीम की तैयारी कर रहा हूँ। तो दूसरी तरफ PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ये कह रहे हैं कि बानी PTI से मुशावरत के बाद तरमीम पर रद्द अमल देंगे। इसी हवाले से ये सवाल आमिर साहब आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि आपको क्या लगता है, क्या अब ज़ाहिर नंबर्स की तो वो बात नहीं रही है उस तरह से, आपको लगता है कि अपोजिशन और इत्तेहादी क्या कोई तब्दीली चाहेंगे हुकूमती ड्राफ्ट में और वो करा सकेंगे? देखें ANP के 3 वोट चाहिए, नहीं तो फिर JUI के 3 चाहिए। ANP शुरू से तादी रही है, कुछ नाराज़ है तो वो मना लेंगे, तो 64 वोट पूरे हैं। और आइन में तरमीम, वो अभी बैरिस्टर गौर कह रहे थे अमेरिका में इतनी हुई भाई, 97 दफ़ा जनरल ज़ियाउल हक मरहूम ने 8 साल में पहले यानी 1985 तक आइन में तरमीम की, जिसको कवर दिया पार्लियामेंट ने 8वीं तरमीम में। जनरल मुशर्रफ मरहूम ने 37 दफ़ा आइन में तब्दीली की, लेकिन फिर 18वीं तरमीम में आके उन सबको अंडू किया। गो के ज़ियाउल हक की बहुत सारी तरमीम अभी भी आइन का हिस्सा है। 63, 62 एक मैं मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ। आज प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ की भी बड़ी तवील मुलाकात हुई है
और जाहिर है उसके अंदर वो 8 तारीख को उन्होंने बाकू भी जाना है, वहाँ पे आज़ादी की परेड में फील्ड मार्शल भी साथ होंगे। अज़रबैजान के सदर ने तुर्की के सदर को बुलाया और चौथा कोई नहीं बुलाया जो मेहमान खुसूसी होगा। ताल्लुकात भी हो रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे भी गुफ्तगू हो रही है। यहाँ पे 27वीं तरमीम पे बैरिस्टर गौहर ने जो बात की, मेरा ख्याल में इनको यहीं पे डट के बात करनी चाहिए। ये जो भाग जाते हैं ना बाइकाट करके हुकूमत को वॉक ओवर देते हैं, कभी कोरम की निशानदेहियाँ करके निकलते हैं, नाराज़गी दिखाते हैं, नहीं यहीं पर बैठ के बात करें। मुसवदा जुमे को आ रहा है, अली जफर की डिमांड पे आ रहा है और जो इसाक डार ने कहा था, तो कोई ऐसा इशू नहीं है। अपोजिशन कम से कम अपना रिकॉर्ड पे तो लाए ना चीज़ें। वो कह रहे हैं पीपल्स पार्टी को हम लेके आएंगे, NFC अवार्ड उनका सबसे बड़ा इशू है कि वो अगर वो उस पर राजी हो जाते हैं या वो दोनों आपस में राजी हो जाते हैं तो 2/3 अक्सरियत नहीं करनी है, जो बैरिस्टर गौर भी कह रहे थे कि आइन में तरमीम इस पार्लियामेंट का हक है। तो वो जो सारे के सारे बोल रहे थे कि ये PTI के चेयरमैन कह रहे हैं कि ये पार्लियामेंट लेजिटिमाइज ही नहीं है, नहीं कर सकती। PTI के चेयरमैन ने अभी कहा, मैंने भी अभी सुना आपके साथ लाइव। जी 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 आया साहब नहीं कि राना साहब उन्होंने ये भी कहा कि वो अवाम की मुंतखब नुमाइंदे भी होने चाहिए। वो उन्होंने लुकमा दिया था बैरिस्टर गौहर साहब ने, वो दूसरी पार्टी को भी तसल्ली देनी होती है, उन्होंने इस तरह ना करें यार। मैं तो गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ये छोड़ें, अपनी बात है। मैं कहूंगा कि छोड़ें 27वीं तरमीम। वापडा साहब के पास मेरा ख्याल वो 28वीं तरमीम का मुसवदा पड़ा हुआ है, वो पकड़ें, उसको पास कराएं और अल्लाह खैर सल्ला, वो सारा कुछ आ जाएगा उसमें। क्योंकि 27वीं होगी फिर नहीं वो 28वीं एक ही दफा कर लेना, 27वीं जो कमी पेशी रह जाएगी वो आ जाएगी ना जी, क्योंकि वो कह रहे हैं ना 28वीं वो उनके पास तो तैयार पड़ी होती है ना। वापडा साहब आपको पता है वो बड़े आदमी है, और फिर वो उनका आखिरी वो जो आपने दिखाया वो मुझे बड़ा मजे का लगा कि वो जो बातें हो रही हैं जो कंट्रोवर्शियल, वो बस खत्म, इतनी सी बात है। इसके लिए इतने दिन से आप उस पर बहस कराई जा रही हैं, उसका फायदा क्यों? आप तो मुझे स्पीकर कौमी असम्बली लग रही हैं, आप रोज बहस शुरू करा देती हैं इस पे हमसे, और वही जब तक अब ये होता नहीं है, ये ऊंट किसी करवट नहीं बैठता, रोज ही बहस करेंगे। वो बात आपकी मुझे ठीक लग रही है कि बज़ाहिर ये इशू तो खत्म हो गया, ये पूरी समझे हो गया। अब इम्तहान वही बात है कि अपोजिशन का इम्तहान है कि वो अपने लिए इसमें से कुछ ले सकती है, कुछ छोटी मोटी तरमीम करा सकती है। हो ये रहा है कि वो एक नुक्ते पे सारी बहस हो रही है, आर्टिकल 243 पे, हालांकि और बेशुमार चीजें हैं इसमें। बेहतर ये है कि उन पे ज्यादा गौर किया जाए। वो उसको छोड़े ना, वो तो ज़ाहिर हो ही जाना है, उसमें किसी को क्या एतराज होना है। लेकिन बाकी चीजें जहां जहां आप समझते हैं कि कुछ गवर्नमेंट से निकलवा सकते हैं तो निकलवा लें इसमें से। जी इलियास साहब देखिए, इस पर जो बहस है बिल्कुल करनी चाहिए। इसमें सेनेट में अगर करनी है, सेनेट में करना, आवाज़ें ऐवान बाला में, लेकिन इसमें जो अमेंडमेंट करें उसका एजेंडा सामने लेके आएँ, आवाम के सामने रखनी चाहिए। ये चीज़ें नहीं है कि जी वो जैसे इस बात है कि जैसे कहा जाता है कि जी कोई भी चीज़ करी जाए पार्लियामेंट में उस पर बहस की जाए, आवाम को एतमाद में लेने के लिए ऐवान के मेंबरान की राय बड़ी अहमियत रखती है। तो ये जो गवर्नमेंट है इसमें ये इस तरह की नहीं है, जैसे पहले भी किया उसको जिस तरह कर लिया, लेकिन इस दफ़ा तो बिलावल साहब की मेहरबानी। परसों ला रहे हैं इलियास साहब जी, परसों बिल्कुल बिल्कुल परसों ला रहे हैं सेनेट में बिल्कुल, लेकिन जैसे पहले नहीं था जिसमें किसी अवान के मेंबर को नहीं पता था। इस वक्त तो बिलावल साहब की मेहरबानी जो उन्होंने एजेंडा दे दिया, एजेंडा वरना तो किसी को पता ही नहीं चलना था, अचानक पता चलना था जुमे को इजलास हो रहा है और फिर वो कबूल हो मंजूर हो गया, उसमें कबूल है कबूल है कबूल आवाजें आनी थी और सब कुछ हो जाना था। इजाबो कबूल ही होना है। इजाबो कबूल अभी सब जो बातें कर रहे हैं ना नखरे, वो सब कबूल करेंगे और हो जाएगा, नखरे नहीं चलेंगे, है ना? नखरे नहीं चलेंगे। खालिद कयूम साहब, क्या जिम्मेदारी बनती है ऑपोजिशन की? देखिए कि जो भी आइन के अंदर जो तरामीम है, आज तक अगर 73 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है, और उसको बार बार जो है वो मुअत्तल किए जाने के बाद जो है बार बार तमाम सियासी जमातें मिलकर अगर बहाल करती रही हैं, तो उसकी एक असल वजह ये भी है कि जब 73 का आइन बनाया गया था तो तमाम अवान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर जो जमातें थी, ख्वाह उनका तल्लक हुकूमत से था या अपोजिशन से था या किसी जमात का एक भी रुकन था, तो सबका इत्तेफाक राय से ये आइन जो है वो बना था। और ये भी आपको याद होगा कि पहली 7 तरामीम तो जो है वो पीपल्स पार्टी के दौर में ही 73 के आइन के अंदर होंगी, लेकिन उसके बाद ज़ियाउल हक दौर की जो तरामीम है
उनको खत्म कराने की भी हम बात भूल जाते हैं। पीपल्स पार्टी ने जो है वो एक बुनियादी कीमत अदा की थी। आपको याद होगा कि 97 में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और उस वक्त जो 8वीं तरमीम का जो सबसे बड़ी तरमीम थी 58(2)B उसके खात्मे के लिए जब नून लीग की हुकूमत ने ये बिल पेश किया पार्लियामेंट के अंदर, तो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने बतौर अपोजिशन लीडर तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात, तमाम तर हुकूमत से इख्तिलाफ़ात के बावजूद उस तरमीम का साथ दिया और 73 के आइन को जो है वो बहाल किया और जो अख्तियारात थे वो वज़ीर आज़म के पास गए। फिर इसी तरह जो 18वीं तरमीम है उसके अंदर भी तमाम जमातों को एक पेज पर लाकर जो है वो सारी की गई। और अब पहली बार ये हो रहा है कि पीपल्स पार्टी जो है वो उनका जो अपना बनाया हुआ आइन है वो आइन की खालिक जमात है सही। और इस वजह से अब जो है लगता है कि उन्हें कुछ सियासी कीमत जो है वो अदा करनी पड़ रही है, खास तौर पर सियासी स्पेस हासिल करने के लिए। और आजाद कश्मीर के अंदर आप देख रहे हैं कि हुकूमत साजी का जो अमल है तब्दीली का वो रुका हुआ है और इसलिए मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी को शायद आजाद कश्मीर की हुकूमत लेने के लिए कुछ सियासी कीमत जो है वो भी अदा करनी पड़ रही है, जिस वजह से वो इत्तेफाक राय की तरफ जा रहे हैं। नवीद साहब। अच्छा दुआ, बिल्कुल पार्लियामान का ये हक है कानून साजी, इसी वजह से इनको जो है वो लॉ मेकर्स कहा जाता है कि ये कवानीन बनाते हैं, लेकिन वो उस पार्लियामान का राइट है जो अवाम की उमंगों का तर्जुमान हो, जहां अवाम के नुमाइंदे बैठे हुए हों और वो अवामी फलाह के लिए कानून साजी कर रहे हों। इससे पहले पीडीएम की गवर्नमेंट थी, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि जब वो दर्जनों बिल जो है वो पास हो रहे थे और उन्होंने बाहर आके कहा कि जी मेरा सर जो है वो शर्म से झुक गया, और रजा रब्बानी साहब भी बाहर निकल के जो है वो मगरमच्छ के आंसू बहाते थे कि जी वो ये हो गया। तो ये जो भी कानून साजी हो रही है 26वीं तरमीम थी, किसी को नहीं था पता। यहाँ हम बैठ के बात करते थे, मुसवदा किसी के पास नहीं था, मौलाना फजल रहमान साहब कह चुके थे। तो कौन कर रहा है ये कानून साजी? लेकिन यहाँ पे एक बड़ी ही मुझे इस गवर्नमेंट की बेबसी पे यानी एक अफसोस होता है कि कितनी बेबस है ये गवर्नमेंट कि कानून साजी कौन कर रहा है। फैसल वावड़ा साहब ने उस दिन किसी शो में कह दिया कि जी हम तो बैठे हैं ठप्पे लगाने के लिए, यानी कानून कहीं से आ रहा है, हम तो ठप्पे लगा रहे हैं कि जी ये नेशनल इंटरेस्ट में, ये नेशनल इंटरेस्ट में ठप्पे पे ठप्पा। आप बेबसी देखें कि जो हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो सेनेट में खड़े होके कहते हैं कि जी ओन कर रहे हैं कि ये हम इस कानून को जो है इस तरमीम को लेके आ रहे हैं। तो इससे ज्यादा बेबसी क्या होगी कि कानून कहीं और से लिखा हुआ आ रहा है, मुसवदा कहीं और, इनको पता भी नहीं है। और फिर तो आप समझ रहे हैं ना ये बेबसी है। वो तो कह रहे हैं कि नहीं कोई बेबसी नहीं है, ये हम ही ला रहे हैं, जाहिर है हमने ये कानून। जी बस टाइम खत्म हो गया नवीद साहब, कल फिर इस पे बात कर लेंगे मजीद। आज के लिए इतना ही, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।